हेलो फ्रेंड्स, रुद्र हियर। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो दिस इज द पॉलिटी सेक्शन और इसको हम पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से ही पढ़ेंगे। इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। 1919 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों कहा गया है एंड नॉट इंडियन काउंसिल्स एक्ट, नीदर द चार्टर एक्ट। और ये 1919 में मतलब कि 1909 में मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आया। तो फिर 10 साल में क्या जरूरत पड़ गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। तो वो ये है कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वी डिडंट गेट, जो है ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं था रेस्पॉन्सिबल जो इंडियंस का डिमांड था। तो ये स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है 1906 में कांग्रेस ने इसे जो है अडॉप्ट किया था। नाउ होम रूल मूवमेंट चला 1916 से 1918 तक। तो ये 1916 से 1918 तक चला होम रूल मूवमेंट और इसका डिमांड क्या था कि स्वराज, वी वांट आवर ओन रूल। बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को जेल भी जाना पड़ गया, हालांकि उन्हें बाद में छोड़ा गया, बहुत ही पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ। तो वी वांटेड स्वराज, होम रूल मूवमेंट की वजह से जो है। और 1916 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में पैक्ट हो गया। तो उनका जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट था जो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स से आया था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को फेल होता दिखाई दिया कि फूट डालो और राज करो वाली नीति यहां नहीं चल सकती। और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल मूवमेंट से, और गांधी जी तो बाद में आए, एक्सट्रीमिस्ट जो मूवमेंट्स चले गरम दल के, उससे जो है प्रभावित होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया, पास किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाई बिकॉज इट कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोविंसेस, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर्स, प्रिंसली स्टेट्स, गवर्नर्स प्रोविंसेस, बजट्स, टैक्सेस, सारे फीचर्स, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, बाई कैमरल, जो भी एक आज हम देखते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स हैं, डायरेक्ट इलेक्शन का है, बाई कैमरलिज्म है, 2 हाउसेस हैं, राज्यसभा लोकसभा, स्टेट्स का जो है अपना लेजिस्लेचर है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है जहां मिनिस्टर्स कलेक्टिवली जो है जवाबदेह होता है पार्लियामेंट को। ये सारे फीचर्स जो हम देखेंगे कि कैसे जो है 1919 के एक्ट में थे, बिकॉज वी आर स्टडीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड क्या था, इमीडिएट बैकग्राउंड क्या था कि मॉन्टेगू का डिक्लेरेशन आया। लॉर्ड मॉन्टेगू कौन थे, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे उस टाइम के। ये प्रॉमिस किए ब्रिटेन के पार्लियामेंट में द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ऐसा गवर्नमेंट जो रेस्पॉन्सिबल वे में काम करे, मतलब कि जो हर बात को बताए कि हम फला काम क्यों कर रहे हैं, फला काम क्यों कर रहे हैं, हम अगर जो टैक्स लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, हम अगर जो देश से बाहर पैसा भेज रहे हैं तो क्यों भेज रहे हैं, और प्लस जो है ये देश हित में गवर्नमेंट है कि नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी देश हित में नहीं था। सब्सटेंशियल टैक्सेस जो है उसका, जब टैक्स का ज्यादातर पोर्शन वो मिलिट्री पे स्पेंड होता था। और एक ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट भी था कि जितने भी एम्प्लॉयज थे जो दे वर पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट था नहीं। तो ये एक बहुत अचंभित जो है करने वाली बात थी, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो है डिक्लेरेशन। बट इसमें एक रहस्य छुपा था और वो ये है, द मॉन्टेगू चम्सफोर्ड रिपोर्ट आया इस इन 1818। ये चम्सफोर्ड कौन थे, लॉर्ड जो है लॉर्ड चम्सफोर्ड, ये वॉइसरॉय थे, तत्कालीन इंडिया के वॉइसरॉय थे। इट मेड क्लियर दैट एम ऑफ ब्रिटिश रूल वाज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। ग्रेजुअल डेवलपमेंट मतलब समझ रहे आप चालाकी, कि देश हमारा है लेकिन डेवलपमेंट जो है सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस का, जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उनका ग्रेजुअल डेवलपमेंट ये करेंगे, समय ये निर्धारित करेंगे क्योंकि ये ग्रेजुअल होगा, कोई टाइम लिमिट नहीं दिया। और प्लस ऐसा नहीं था कि इंडियंस को ये जो है प्रिविलेज नहीं था कि वो डेवलप करें अपने, कैसे उन्हें गवर्नमेंट चाहिए, कैसे इंस्टीट्यूशंस चाहिए, मतलब कि इट वाज इम्पोज्ड फ्रॉम ब्रिटेन कि ग्रेजुअल होगा, वी विल नॉट गिव यू द टाइम,
ये सेल्फ गवर्निंग मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन की कोई बात नहीं की गई कि वी विल नॉट कंसल्ट यू, वी विल नॉट गिव यू द प्रिविलेज टू डिसाइड कि कैसा गवर्नमेंट चाहिए, वी विल डू एवरीथिंग। तो ये था बैकग्राउंड। अब इसके फीचर्स क्या था, फीचर्स देख लेते हैं। जो सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें बांट दिया गया कि आप इन सब क्षेत्रों में राज करो, और गवर्नर जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो प्रोविंसेस है, जो स्टेट्स हैं, वो उनको भी सब्जेक्ट्स दे दिए गए कि आप जो है इन सब्जेक्ट्स पे जो है लेजिस्लेशन करो। तो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स बांट दिए गए कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, मान लो एग्रीकल्चर है, मान लो प्राइमरी हेल्थ केयर है, तो उसे प्रोविंसेस को दे दिया गया। लेकिन जो मेन है जैसे फाइनेंस है, होम है, तो वो सेंट्रल के पास रखा गया। तो शासन और प्रशासन का जो तरीका उसे बांट दिया गया। सेंट्रल सब्जेक्ट्स वेर दोस व्हिच वेर केप्ट एक्सक्लूसिवली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि केंद्र सरकार के पास पूरा पूरा कंट्रोल होगा वो सेंट्रल सब्जेक्ट्स जिन पर वो कानून बनाएगी, जिन पर उसका एक अधिकार होगा, जिसका वो एग्जीक्यूशन करेगी। तो ये सेंट्रल सब्जेक्ट्स। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया। अब यहां पर भी ये चालाकी हुई, कहां गया भाई कर्सर, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स क्या थे, जो गवर्नर था, जिसको मिनिस्टर्स, जैसे आज हम देखते हैं ना कि जो है प्रेसिडेंट को कैबिनेट मिनिस्टर्स का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड करता है, एड एंड एडवाइस, और गवर्नर को जो है स्टेट का जो कैबिनेट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, उसको एडवाइस करता है। तो इसका एक एलिमेंट यहाँ पाया जाता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट्स को गवर्नर को दे दिया गया, और गवर्नर उन पे जो है मिनिस्टर्स जो होंगे उनके एड एंड एडवाइस पे जो है उस पे जो है लेजिस्लेशन करेगा, उस पर एग्जीक्यूशन करेगा। वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है, मतलब कि ट्रांसफर कर दिया किसको, मिनिस्ट्री को, जिसको जो है जनता चुनेगी, या जो है भारतीय जनता जो है उसको चुनेगी, तो उनको दे दिएगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। और मिनिस्टर्स क्या होंगे, रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, की जो मिनिस्टर्स आएंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोविंसेस में जो है, स्टेट्स में, वहां पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके प्रति जवाबदेह होगा। इन विच the proportion of elected members was raised to 70%। अब ये इलेक्शन कैसा होगा वो देखेंगे, ये शायद ये बाद में है। तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रोविंसेस में तकरीबन 70% जो है इलेक्ट होके आ रहे हैं प्रोविंसेस के लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और वो मिनिस्टर्स, जो वो मेंबर्स मिनिस्टर्स फॉर्म कर रहे हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं प्रोविंसेस में। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स था वो गवर्नर उस पे एडमिनिस्ट्रेशन, उस पे शासन प्रशासन करेगा, उसका एग्जीक्यूशन करेगा उन मिनिस्टर्स के जो है एड से, हेल्प से। और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं कि मतलब कि भैया आपका जो है इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगा, रिजर्व्ड, भारतीयों का कोई दखलंदाजी नहीं होगा, ये एक्सक्लूसिवली गोरा अंग्रेज या जो भी है गवर्नर करेगा, वेयर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसकी जो कार्यपालिका है। नो रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर, रिजर्व कर लिया तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिजर्व कर लिया, गवर्नर अपने जेब में रख लिया इन सब सब्जेक्ट्स को, और फिर उसके बाद बोला कि आप जो है ट्रांसफर्ड देखो, हम रिजर्व सब्जेक्ट्स देखेंगे, दीज आर द सब्जेक्ट्स विच आर एक्सक्लूसिव अंडर माय कंट्रोल, गवर्नर ऐसा कह रहा है। तो हमारी कोई जवाबदेही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, यू कैन नॉट क्वेश्चन, द लेजिस्लेचर कैन नॉट क्वेश्चन। तो इस प्रथा, इस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, शासन और प्रशासन की इस व्यवस्था को कहा गया डायआर्ची। डायआर्ची एक ग्रीक वर्ड है, डाई आर्च मिल के बना है, उसका नाम होता है, उसका मतलब है डबल रूल, दो रूल। मतलब गवर्नर एक तो रूल कर रहा है मिनिस्टर्स के द्वारा, और दूसरा वो इंडिपेंडेंटली रूल कर रहा है, कि एक जगह मिनिस्टर्स रूल कर रहे हैं, एक जगह गवर्नर रूल कर रहा है। बताइए ऐसा कहीं होता? आज ऐसा नहीं है। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 8 मेजर प्रोविंसेस विच वेर नोन एज गवर्नर्स प्रोविंसेस। तो कई तरह के प्रोविंसेस थे, एक तो प्रिंसली स्टेट्स था जो राजा महाराजा थे, एक चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस था, और एक गवर्नर्स प्रोविंसेस था। वो 8 मेजर प्रोविंसेस थे, उनमें ये प्रथा लागू की गई डायआर्ची। तो अगर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि डायआर्ची वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल द प्रोविंसेस, कमिश्नर्स इन प्रिंसली स्टेट्स, तो नहीं, 8 मेजर प्रोविंसेस विच वर कॉल्ड गवर्नर्स प्रोविंसेस। अच्छा, ये भी देखिए, बजट को भी जो है इन्होंने
अलग कर दिया, सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट को अलग कर दिया। होम रूल मूवमेंट क्या कह रहा था कि हमें स्वराज दो, हम अपना शासन प्रशासन खुद करेंगे। तो बोला कि नहीं, हाँ ठीक है, आप जो है उसको देखिए अब कैसे डॉज किया है कि सेंट्रल बजट को जो है प्रोविंशियल बजट से अलग कर दिया है, प्रोविंस को दे दिया है कि आप अपना लिए बजट लीजिए, आप अपना टैक्स जो है प्रोविंसेस को जो है ये थोड़ी सी आजादी दे देगी, आप अपना टैक्स लगाइए ताकि जो है आप अपना बजट पारित करिए। सो यू कैन नॉट से नाउ कि जो है आप किसी भी मायने में आपका जो है हाथ नहीं, आपका से नहीं, आपकी बोली नहीं, आपकी पहुंच नहीं है और आपका प्रभाव नहीं है शासन में। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट्स को अलग किया गया। इसके पहले मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल्स एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज एम्पावर्ड टू प्रेजेंट इट्स ओन बजट एंड लिवाई इट्स ओन टैक्सेस। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, जो स्टेट है, वो उसको आजादी दी, उसको एक ऑथराइजेशन दिया गया, उसको पावर दिया गया कि आप अपना टैक्स जो है खुद लिवाई करिए, खुद जो है लगाइए, रिलेटिंग टू प्रोविंशियल सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। द सेंट्रल लेजिस्लेचर क्या कर रहा है, जो केंद्र में लेजिस्लेचर है, रिटेन्ड पावर टू लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ द कंट्री ऑन एनी सब्जेक्ट। मतलब कि आप जो है प्रोविंसेस अगर जो यहाँ पर है, प्रोविंसेस जो यहाँ है, तो सेंटर ऐसे है पूरा उसके अंडर में है। मतलब कि आप तो कर सकते हैं लेकिन आपके सब्जेक्ट पे मैं भी कर सकता हूँ सेंट्रल। तो ये आप देख रहे हैं कि जो है मतलब बेमाने हैं। The central legislature retained power to legislate for the whole country on any subject. तो मतलब कि स्टेट्स को दिया गया कि आप जो है जो सब्जेक्ट्स का डिवीजन हुआ कि सेंटर और स्टेट, तो सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स अपने जो है सब्जेक्ट्स पे अपने लिस्ट पे जो है वो कानून बना सकते थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकता था ऑन एनी सब्जेक्ट। The control of the governor general over provincial legislation was retained. कैसे कि अगर जो स्टेट्स कोई जो है बिल पास कर रही है तो गवर्नर जनरल का उस पर कंट्रोल होगा। वो कैसे होगा कि एक प्रोविंशियल बिल आएगा अगर जो मान लो स्टेट्स में, तो गवर्नर अगर जो उसको मोहर भी लगा दे, उसको साइन भी कर दे, लेकिन गवर्नर जनरल जब तक कहेगा नहीं कि हाँ ये सही है, तो गवर्नर का होने का, उसके बिल, उसके साइन का होने का कोई मतलब नहीं रहा। जब तक डबल जी जो है कुछ नहीं करेगा तब तक सिंगल जी का कोई मतलब नहीं रहा। ये डबल जी का कंट्रोल है गवर्नर जनरल का प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में। The governor was empowered to reserve a bill for the consideration of the governor general if it was related to some specific matters. We see this कि आज के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि गवर्नर जो है कुछ स्पेसिफिक मैटर्स पे जो है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपने कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर है। गवर्नर डबल जी का कंट्रोल जो है सिंगल जी के द्वारा जो है अभी भी है शासन पे पूरी तरह से। तो मतलब कि ऑन पेपर है कि आप लेजिस्लेशन करो, आप कानून बनाओ, लेकिन आपके ऊपर मैं बैठा हूं। The Governor General in Council continued to remain responsible only to the British Parliament. कि गवर्नर के होने कोई मतलब नहीं, गवर्नर जनरल डबल जी आप सबसे ऊपर बैठे हो और आपकी जवाबदेही भारतीय जनता के प्रति, भारतीय मिनिस्टर्स के प्रति, भारतीय मेंबर्स जो जनप्रतिनिधि वहां पर गए हैं एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनके प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर जनरल कहता है कि मेरा केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए है थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मैं देखता हूं कि आप लोग देखें कि यहां पर अभी भी नहीं आया है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल इंडियन पब्लिक के लिए, इंडियन मेंबर्स के लिए, जनप्रतिनिधि के प्रति कोई जवाबदेही उसका नहीं है। द इंडियन लेजिस्लेचर was made more representative and for the first time bicameral। जैसे कि अभी तक क्या था, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो सिंगल हाउस था, लेकिन अब जैसे राज्यसभा लोकसभा है उसका जेनेसिस, उसका उद्गम जो है यहां से देखेंगे, यहां ट्रेस कर सकते हैं कि एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। मतलब कि जैसा वहां पर इंग्लैंड में पद्धति प्रणाली थी वैसा अभी यहाँ भी है। आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। तो प्रीलिम्स में पूछेगा कि बाई कैमरलिज्म, दो हाउसेस का जो है सबसे पहले किस एक्ट में आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो अपर हाउस को कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोअर हाउस को कहा गया लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस वेर बाय डायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन सबसे पहले किस एक्ट में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया।
1892 में 1892 में कितने मेंबर्स थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में? वो थे 16 मैक्सिमम। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 में कितने थे? 60। उसको बढ़ाया गया था, उसको एक्सपेंड कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा नहीं है, 144 के करीब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बढ़ाया भी गया और प्लस मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस डायरेक्ट इलेक्शन आया है। वहां पर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में इनडायरेक्ट था, यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन मेंशन्ड है। इट रिक्वायर्ड दैट 3 of the 6 members of the वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो जो उसकी कार्यपालिका है वाइसरॉय की, भले ही गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, लेकिन जो उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 6 मेंबर्स हैं। तो देखते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा केवल एक मेंबर जो है लॉ मेंबर की तहत नियुक्त हुए थे। अब यहाँ पर क्या है कि 3 मेंबर जो है वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रहेंगे, लेकिन सेना का जो कमांडर इन चीफ है उसे इंडियन नहीं रखा है। ऐसा ना हो कि विद्रोह आ जाए सेना में ही। 3 of the 6 members 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में एक था। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये अभी भी नहीं माने। जब देख लिया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है पैक्ट हो सकता है 1916 के अधिवेशन में, जिसमें जो है एसी मजूमदार उसके कांग्रेस के हेड थे, तो इन्होंने क्या किया और बांटा जनता को। सिखों को अलग कम्युनिटी बनाया, इंडियन क्रिश्चियंस उन्हें जो है एक लालच दिया कि आप अगर जो क्रिश्चियन बन जाते हैं तो आपका एक सेपरेट सीट होगा, आपकी अपनी जो है सत्ता होगी, आपकी अपनी आइडेंटिटी होगी, आपका एक अपना पॉलिटिकल जो है आइडेंटिटी देना चाहा। एंग्लो इंडियंस जो बाहर से आए, जिनके पूर्वज यूरोपियंस, तो आप देखिए पॉलिटिकल आइडेंटिटी अलग कर देने से समाज अपने आप जो है बिखर जाता है। तो एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये प्रीलिम्स में आता है कि जो है कौन कौन से क्लासेस ऑफ पीपल को जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के तहत, सेपरेट इलेक्टोरेट्स के तहत जो है अलग किया गया। इट ग्रांटेड द फ्रेंचाइजी टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, फ्रेंचाइजी वोट डालने का अधिकार जनता को दिया गया डायरेक्ट इलेक्शन को, लेकिन किसको? प्रॉपर्टी को, जिसके पास प्रॉपर्टी हो उनका अपना मापदंड होगा। टैक्स जो पे कर रहा है, जो पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा मतलब कि जो उस टाइम जो है पढ़ा लिखा, तो वो अंग्रेजों की भाषा बोलने लगता था। तो वेरी केयरफुली डायरेक्ट इलेक्शन होते हुए भी जनता, कहने को तो जनता चुन रही है, बट कॉमन मैन जो है, जो ज्यादातर अशिक्षित हैं, ज्यादातर टैक्स नहीं है, गरीबी बहुत थी, तो उनको अलग रखा गया, जहां पर नेशनलिज्म सबसे ज्यादा था। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन में अभी भी है जो, तो वो किस एक्ट के आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड ट्रांसफर्ड टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब जो पब्लिक सर्विस कमीशन था वो इंग्लैंड में होता था एग्जाम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये कांग्रेस का शुरू से डिमांड रहा कि जो है भारत में जो है भी एग्जाम्स हो, यहाँ के लोगों को वहां ना जाना पड़े देने एग्जाम्स। तो इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन की, चलिए आपका ये डिमांड पूरा हो जाएगा। Hence, a central public service commission was established in 1926. This is very very important क्योंकि हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम्स की। सो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 it provided for the appointment of a statutory commission to report on its working, मतलब कि उसमें एक ऐसा प्रोविजन डाला गया कि आज के 10 साल बाद एक कमीशन, एक कमेटी का जो है गठन किया जाएगा, वो स्टडी करेगी 10 साल में इसका क्या इफेक्ट रहा गवर्नेंस पे, शासन पे, लोगों की, जनता पर, लोगों के मन पे, जो लोगों की जो है आवाज पे, वो अभी भी जो है क्या उनके और डिमांड्स हैं। तो मतलब कि दे देमसेल्व्स वेयर नॉट सेटिस्फाइड, उनको खुद ही लग रहा था कि ये इसमें बहुत सारी कमियां हैं। बट वही है कि कैरेट एंड स्टिक वाला उनका पॉलिसी था कि जो है पहले कुछ लॉलीपॉप दे दो, फिर उसके बाद डंडा चलाओ। शॉर्टकमिंग्स क्या है? शॉर्टकमिंग्स क्या है? डिमांड फॉर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नर अगर जो मिनिस्टर्स के कहने पे कुछ सब्जेक्ट्स पे जो है एग्जीक्यूशन कर भी रहा है तो उसके ऊपर डबल जी है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कहेगा कि मैं तो किसी भी सब्जेक्ट पे जो है, चाहे तुम्हारा ही सब्जेक्ट क्यों ना हो,
किसी भी सब्जेक्ट पे लेजिस्लेशन कार्य लॉ मेकिंग कर सकता हूँ, प्लस प्लस जो है आप अगर जो साइन भी कर दो गवर्नर, तो मैं डबल जी हूं, मेरे सहमति के बिना वो लॉ नहीं बनेगा, ठीक है। और द सिस्टम ऑफ डायरची वाज ए फेलियर, ये जो डबल रूल था, मिनिस्टर्स को जो है वे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं थे लेजिस्लेचर्स के प्रति, वो गवर्नर के प्रति इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। मतलब कि जो भैया जो गवर्नमेंट स्टेट में भी चला रही है कि हमारे लोग चला रहे हैं, वो जनता के प्रति उनकी जवाबदेही नहीं थी, उनकी जवाबदेही थी किसके प्रति? गवर्नर के प्रति। तो यहाँ भी जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब कि कुछ नहीं मिला, कहने को तो बहुत बड़ा एक्ट था। तो इसके बाद देखे इट वाज हाईली सेट, कांग्रेस वाज हाईली सेटिस्फाइड, मतलब हाईली डिससेटिस्फाइड। और जो है इसके बाद भी कई सारे साइमन कमीशन आया। सो वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए 1930-31, उसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, and what were the improvements and how close it was to the present constitutional framework. So keep visiting my videos for more knowledge, information and for more छोटी छोटी मगर मोटी बातें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर जो कुछ भी फायदा हो तो।